हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ग 3 की जो परीक्षा हो रही है, तो किस तरह के प्रश्न उसमें आ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो देखेंगे जो कि 11 तारीख को सुबह शिफ्ट में आए थे। बाकी आगे भी कैसे पेपर आएंगे वो सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सारे विषय के क्वेश्चंस एक एक करके पूरे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरह के आए थे, विथ क्वेश्चन देखेंगे हम कि कैसे क्वेश्चन आए थे और आगे कैसे आने वाले हैं, क्या टॉपिक आपको तैयार करनी है जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत विषय, फिर इसके बाद हिंदी विषय के क्वेश्चन, फिर मैथ के, फिर पर्यावरण और फिर आपका बाल विकास के। तो संस्कृत विषय में अगर जिन्होंने संस्कृत विषय चूज़ किया है इंग्लिश की जगह, तो उनके में संस्कृत आएगा। तो संस्कृत में एक आता है गद्य और पद्य। तो गद्य से लगभग 3 से 4 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं आपके सेम टू सेम गद्य से उठाए हुए, और जिसके आंसर आपको गद्य में ही मिल जाता है। एकदम लाइनें लिखी होती है, उन्हीं से एक शब्द गायब कर देगा और क्वेश्चन बना देगा। तो वो 4 प्रश्न कहने का मतलब एकदम इजी रहते हैं, और बाकी के 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो उसी गद्य के शब्द होते हैं, लेकिन उन शब्दों का या तो आपको उपसर्ग पूछ देगा, या तो प्रत्यय पूछ देगा, या फिर उसी शब्द का पर्यायवाची पूछ देगा, या फिर उसी शब्द का समास विग्रह करने को कह देगा, या फिर संधि विग्रह। तो कहने का मतलब कि एक गद्य से लगभग 6 से 7 प्रश्न बनते हैं, 4 प्रश्न गद्य के और बाकी के 3 प्रश्न जो रहते हैं हिंदी व्याकरण मतलब संस्कृत व्याकरण के रहते हैं। तो व्याकरण संबंधी प्रश्न रहते हैं। तो उस व्याकरण में आपको पढ़ के जाना है प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची प्रश्न। फिर है दूसरा आता है आपका पद्य, उसके भी 6 से 7 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से चार चार जो प्रश्न रहेंगे उसी पद्य की लाइनों से रहते हैं, जो एकदम इजी हैं, वो बन ही जाना है। फिर बाकी के जो 3 से 4 प्रश्न रहेंगे उसमें वही व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब शब्द रहेंगे आपके पद्य से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्याकरण संबंधी। जैसे उसमें आदि आपसे विशेषण पूछ सकता है, उस शब्द का कारक पूछ सकता है, विभक्ति पूछ सकता है, संधि विच्छेद, समास, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के गद्य और पद्य के टोटल 15 प्रश्न आते हैं संस्कृत विषय में। बाकी बचे 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्न रहेंगे संस्कृत शिक्षा शास्त्र के। तो संस्कृत शिक्षा शास्त्र के किन किन टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे शिक्षण अधिगम से आएगा, जैसे आप पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे उन्हें, उससे संबंधित एक प्रश्न रहेगा। फिर एक का आपने सुना होगा आगमन निगमन विधि, उससे संबंधित प्रश्न रहता है। फिर भाषा कौशल संबंधी प्रश्न पूछता है, और संस्कृत में ज़्यादातर जो आपका लेखन कौशल होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। तो आपको चारों कौशल पढ़ के जाने हैं। जैसे चारों कौन कौन से, जैसे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको आपके लिए है आपका लिखना। सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर पूछे लिखने से संबंधित जाते हैं, तो आपको चारों ही अच्छे से पढ़ लेना है ये कौशल। फिर एक प्रश्न पूछेगा आगे आपसे छंद संबंधित, लाइनें दे दी जाएगी, या फिर जो आपका गद्य है ना उसी में से छंद पूछ लेता है कि ये जो पद्य है, ये इसमें कौन सा छंद है। ठीक है। फिर क्रियापद संबंधी प्रश्न रहेगा एक। फिर समृद्ध शिक्षा जो होती है एक, उसको प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न जो होते हैं, तो उससे एक प्रश्न रहेगा। मूल्यांकन के प्रश्न रहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के। फिर शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न, प्राथमिक कक्षा के छात्र के लिए आप जैसे मातृभाषा की आवश्यकता है तो इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इससे पहले क्या देखा हमने, लेखन कौशल एवं अन्य कौशल की उपयोगिता। तो लेखन कौशल इसमें पूछता है संस्कृत विषय में, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रारंभ किन वाक्यों से करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। फिर वाच्य आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, है ना, इससे प्रश्न आए थे। फिर है नेक्स्ट भाषा शिक्षण के लाभ और दोष संबंधित प्रश्न।
अब जो ये शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहते हैं, इसमें आधे प्रश्न तो आपके समझ बेस पे रहते हैं, जैसे ये भाषा शिक्षण के लाभ दोष, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, शिक्षण विधियाँ, इन सारी चीज़ें। फिर है अगला, कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या है, अर्थात पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम संबंधी जो चैप्टर होता है आपका वो पढ़ना है। फिर रचनात्मक उपागम पढ़ना है। नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा कक्षा में भाषा का उचित समीक्षा, ये आपको टॉपिक तैयार करनी है। फिर है अगला, विद्यालय जैसे दे दिया गया है तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, विद्यालय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो जैसे लेप यहाँ पे आंसर हो जाता है, ऐसे ही तो आपको प्रत्यय अच्छे से पढ़ के जानी है। तो ये रहे पूरे क्वेश्चन, पूरे 30 नंबर के संस्कृत विषय के। ऐसे ही हम हिंदी विषय का देखेंगे क्वेश्चंस, पर्यावरण के भी देखेंगे, गणित के डिस्कस करेंगे और बाल विकास के। ये तो हिंदी विषय में भी आपके गद्य के 6 से 7 प्रश्न और पद्य के 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य में भी 4 से 5 प्रश्न जो होते हैं वो गद्य की लाइनों से क्वेश्चन करे जाते हैं, जिसका आंसर आपको गद्य से ही देना होता है। लेकिन बाकी बचे 3 से 4 क्वेश्चन जो रहते हैं वो व्याकरण से रिलेटेड रहते हैं। शब्द उसी गद्य से उठा लिया जाता है और जैसे उसमें पूछ दिया जाएगा कि इस शब्द का पर्यायवाची क्या है, या फिर इस शब्द का समास विग्रह करें, या फिर इसका उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। और गद्य में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ पूछता है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो ये रहे 6 से 7 प्रश्न गद्य के। ऐसे ही पद्य के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 4 से 5 प्रश्न पद्यांश से रहते हैं, जिसका आंसर आपको उसी पद्य से मिल जाता है बहुत ही आसानी से। और 3 से 4 प्रश्न में व्याकरण से रिलेटेड रहते हैं, जैसे संधि विच्छेद करने को कह दिया, या फिर संधि विच्छेद दिया है, कौन सी संधि है ये बताना रहता है, कारक बताना रहता है, या फिर समास पूछ दिया, या फिर पर्यायवाची पूछ दिया, और उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक। तो ये क्वेश्चन रहते हैं गद्य और पद्य के। ऐसे हो जाते हैं आपके कुल मिला के 15 प्रश्न हिंदी के। बाकी बचे 15 प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी शिक्षा शास्त्र से पूछे जाते हैं। तो हिंदी शिक्षा शास्त्र से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन टॉपिक आपको तैयार करनी है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला, भाषा शिक्षण की परिभाषा, जिसमें किसका कथन है पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और जिन्होंने कहा है कई सारे विचारक के। फिर अगला प्रश्न, समावेशी कक्षा में कैसे शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे प्रश्न होते हैं। तो समावेशी शिक्षा आपको पढ़ के जानी है, भाषा शिक्षण पढ़ के जाना है। भाषा कौशल के बारे में क्वेश्चन बनता ही है हिंदी और संस्कृत में। 4 भाषा कौशल आपको हिंदी में भी अच्छे से पढ़ के जानी है और संस्कृत में भी। तो भाषा कौशल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जो 4 भाषा कौशल है आपने पढ़ लिया, पढ़ना लिखना बोलना सुनना, आपको उसे सीक्वेंस में पढ़ना है कि सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है। जैसे इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं, सुबोपली इसका ट्रिक होता है। सु फॉर सुनना, मतलब सबसे पहला भाषा कौशल आपका हो गया सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा प फॉर पढ़ना, और ली फॉर लिखना, मतलब चौथा हो गया लिखना। तो ऐसे ही पूछता है, कभी पूछ देगा कि तीसरा भाषा कौशल कौन सा है, या फिर कौशल का नाम दे देगा, पूछ देगा ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो ये भाषा कौशल तैयार करनी है। लिखित कौशल क्यों आवश्यक है, ये आपको पढ़ना है, इसके बारे में पूरी डिटेल। नेक्स्ट है, हिंदी पाठ्यक्रम में कविता कहानी को शामिल करने का क्या महत्व है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है आपकी समझ बेस पे, और ये टॉपिक भी है अलग से, तो इसे आपको तैयार करना है। फिर कक्षा 1, 2, 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण विधि महत्वपूर्ण है, ऐसा करके उदाहरण भी दे देता है, फिर क्वेश्चन पूछता है। फिर है अगला, भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में उचित तर्क संबंधी प्रश्न रहते हैं कि कहानी कथन की आवश्यकता भाषा की कक्षा में क्या भूमिका निभाती है, ऐसा आपको तैयार करके जाना है। फिर जैसे वाइगोत्स्की और चॉम्स्की के विचार आपको तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट के लिए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाइगोत्स्की और चॉम्स्की के विचार भाषा की कक्षा को लेकर क्या हैं, ये आपको अवश्य पढ़ के जाना है। इनके विचार तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर है अगला,
भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु प्रबल पक्ष क्या है या अधिग्रहण करने की सबसे उपयुक्त कौशल कौन सी है, तो ये पढ़नी है आपको। आया ही था, ये 11 तारीख को आए हुए प्रश्न हैं और ये टॉपिक आप आगे भी आने वाले, या ये टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि 10 तारीख को भी ये क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में ऐसे ही टॉपिक से पूछे गए, 11 को भी ऐसे ही पूछे गए। फिर पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। फिर है अगला मनोविज्ञान शाला, जैसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, ऐसे भी 1 से 2 प्रश्न पूछते हैं। फिर हम मूल्यांकन चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं 1 से 2, जिसमें आपको सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन पढ़ने हैं। और ऑटिज्म विकार, इसका डिटेल तो पढ़ के ही जाना है। अब हम डिस्कस करेंगे गणित विषय के प्रश्न। तो सबसे पहले तो आयु से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे 11 को फर्स्ट शिफ्ट में, और 1 से 2 या कहें 3 प्रश्न पूछे गए थे। और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे वो आगे हम देखेंगे। दूसरा, समकोण त्रिभुज की क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें परिमाप दे दिया गया था और तीनों कोण पूछा गया था कि क्या होगा। फिर प्रतिशत के प्रश्न थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, एकदम 0 लेवल के। फिर अनुपात के प्रश्न थे, ऐसा अनुपात के क्वेश्चन थे 2, जैसे A अनुपात 2 दिया गया है, B अनुपात C दिया गया है, तो A B C आपको बताना है। ऐसे 2 प्रश्न थे। ऐसे ही समानुपात के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 4 सब अंक दे दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें ऐसा क्या, कौन सा अंक जोड़ दिया जाए कि ये सब समान अनुपात में हो जाए। फिर वर्गमूल से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें ये आपको बताना था। फिर था वर्ड मॉस के इजी क्वेश्चन, जैसे प्लस माइनस, ये सब प्लस माइनस इनटू डिवाइड संबंधी जो क्वेश्चन रहते, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें सॉल्व करनी हो, तो इसके क्वेश्चन थे वर्ड मॉस के। फिर था आपका एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्टार करके दे दिया गया था, अब आपको इनमें से सब यहाँ पे इनका यूज़ कर करके इसे हल करना था, जो सही होता वही इसका आंसर होता। जैसे स्टार करके दिया गया है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन उठाना है, माइनस इक्वल टू प्लस इंटू दिया है, तो फर्स्ट यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे इक्वल टू, फिर यहाँ पे प्लस, और फिर आपको एक और शब्द दिया रहेगा वहाँ पे इंटू करके, और फिर इसे हल करना है। ऐसे ही सारे हल करेंगे। एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका यूज़ करके आप जब हल करेंगे तो दोनों इक्वल टू के इधर का भी संख्या सेम होगा और उधर का भी, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछता है अनुपात से, जिसमें या तो पैसे और रुपयों का अनुपात पूछ देता है, या फिर मिनट और सेकंड का अनुपात पूछ देता है, या फिर मिनट और आवर का अनुपात पूछ देता है। तो 11 तारीख को पूछा था कुछ पैसे और रुपयों के बीच का अनुपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विभाजित संबंधित, लगभग ऐसे क्वेश्चन था वो, जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, इजी लेवल का ये भी था। फिर एक ये प्रश्न था, x प्लस 1/x है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। फिर आयु संबंधी जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, जिसे हम बोले थे आगे देखेंगे, तो ये यही प्रश्न था। इसमें पूछा गया था कि पिता की आयु अपने 3 पुत्रों की आयु के योग का 4 गुना है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु 3 पुत्रों की आयु का 2 गुना हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, ऐसा प्रश्न पूछा था। फिर अगला प्रश्न था, अभी मैथ के क्वेश्चन अभी और आएंगे, कुछ शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन पूछे थे तो वो देखेंगे। 15 शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन रहते हैं, 15 आपके मैथ की। उपलब्धि परीक्षण क्या है, जैसे 2 दे देंगे ऑप्शन, या फर्स्ट शिक्षक निर्मित, दूसरा मानकीकृत, तो आपको ऑप्शन में ये रहेगा कि क्या पहला सही है, फिर ऑप्शन बी में क्या दूसरा सही है, सी में दे देगा कि दोनों ही सही है, या डी में दे देगा फिर ना तो एक और ना ही दोनों सही है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर एनसीएफ का एक क्वेश्चन रहता है, एनसीएफ 2005 से रिलेटेड। फिर गणित शिक्षण आवश्यक क्यों है, बालक में क्या विकास करता है,
फिर अगला प्रश्न, गणित अभ्यास की रणनीति में समस्या का हल किसमें शामिल है? ये क्वेश्चन आया था, जिसमें ऑप्शन दिए गए थे ये सारे। आंसर था आपका गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। फिर स्थानीय मान की अवधारणा संबंधी प्रश्न पूछा गया था। एक उदाहरण दे दिया गया था कि जैसे राम ऐसा बच्चा है, उसने इस शब्द को ऐसा पढ़ा लेकिन लिखते समय उसने गलती कर दी, तो इसमें आपको बताना था कि इसने स्थानीय मान संबंधी गलती की है। तो स्थानीय मान की अवधारणा संबंधी आपको प्रश्न तैयार करके ही जाना है। फिर एक था आपका दशमलव प्रणाली को किसकी सहायता से पढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन था कि जैसे आपको दशमलव चैप्टर ही पढ़ाना है तो किसके माध्यम से पढ़ाएंगे, चार्ट के माध्यम से या वेकस के माध्यम से, या कई सारी चीज़ें दी गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था ऐसे, जिसमें जैसे मान लीजिए 5 का क्यूब -1 का क्यूब दिया गया है, फिर नीचे 5² + 5 × 1 + 1 का स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए दिया गया था और इसको हल ऐसे किया जाता है। जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो इसे ऐसा हल किया जाता है। 5 ये एक नियम ही होता है जिसका आंसर आया था ये। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम ऐसे क्वेश्चन आया था और आगे भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये दोनों ही दिन 4 शिफ्ट के क्वेश्चन एग्जाम हो चुके हैं, तो चारों शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए थे। फिर एक प्रश्न आया था कि ऐसा दिया गया था 81 × 82 × 83 × 84, फिर ऐसे ही करके 89। इसमें आपको सॉल्व करके पूछा गया था कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको जो इकाई में अंक है उनको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जो है वो आपका आंसर हो जाता। तो ये क्वेश्चन था। फिर एक था गणित की कक्षा में अनुपस्थिति को कैसे कम किया जा सकता है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेम ऐसे सीक्वेंस था, आपको हल करना था। फिर अगला क्वेश्चन था विद्यार्थी की सीखने की कठिनाइयों का सबसे अच्छा समाधान इसके द्वारा किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न था प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए गए थे ऐसे, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन था कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। फिर अगला प्रश्न था पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है। फिर कौन सी गणितीय अवधारणाएं सही है। तो ये मैथ्स के ये क्वेश्चन थे और इन टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। अब हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन। तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है ये, जिसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था बिहू किस राज्य का नृत्य है, या फिर असम राज्य का नृत्य कौन सा है। फिर था खेलों के शब्द दिए गए थे, खेल संबंधी शब्द दिया गया था और खेल दिए गए थे कि क्या ये फुटबॉल से संबंधित है, क्या ये क्रिकेट से संबंधित है, या हॉकी से। तो ऐसे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट था ओलंपिक संबंधी, ओलंपिक 2002 में किन देशों के बीच उसका आयोजन किया गया, ऐसा क्वेश्चन था। या कौन से वो दो देश है जो एक फर्स्ट थे और सेकंड। फिर मिट्टी से संबंधित प्रश्न था कि मिट्टी दे दी गई थी और पूछा गया था कि यह उपजाऊ है या नहीं है ऐसा। फिर एक क्वेश्चन था कि किस ग्रह में एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन वहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में कि किस ग्रह में एक भी चंद्रमा नहीं है, तो ऐसा प्रश्न था। फिर भ्रूण से संबंधित एक प्रश्न था। फिर शारीरिक बीमारियाँ कौन सी नहीं हैं, उसमें जैसे दे दिया कि शारीरिक बीमारी दे दिए गए और मानसिक बीमारी दे दिए गए, और तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना था कि कौन सी शारीरिक बीमारी नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था धान और भूसी को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। एक क्वेश्चन था खारा या लवणीय पानी कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन में थे आपके तालाब, झील, नदी, कुआं, ये ऑप्शंस थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देते समय पालन करना चाहिए, किसका पालन करना चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न था। फिर एक प्रश्न था पेड़ों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ेगा, या पेड़ों को, लेकिन 11 को जो आया था वो था कि पेड़ों को दोबारा लगाने से क्या होगा। फिर एक क्वेश्चन था आपका सन 1981-82 की प्रमुख घटना कौन सी है। उसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, पर्यावरण संबंधी ऑप्शन, किशोरावस्था संबंधी, किशोर न्याय अधिनियम संबंधी ऑप्शन, आपका वायु संबंधी और
और कई सारे ऑप्शन थे। फिर एक क्वेश्चन था पोषण संबंधी, जिसमें बच्चे का शारीरिक एवं सामाजिक विकास के संबंध में प्रश्न था कि नेक्स्ट क्वेश्चन था सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। तो ये किया जाता है निगमनात्मक विधि में। तो ये पढ़ के जाना है आपको, निगमनात्मक विधि पूरा डिटेल, आगमनात्मक विधि का पूरा डिटेल। फिर एक क्वेश्चन था स्वस्थ रहने की क्या आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है। जैसे ऑप्शन दिया गया था हवा, पानी, एंजाइम्स, खनिज, ये सारी चीज़ें दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस परिस्थितिकी में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है। फिर अगला प्रश्न था वन, घास के मैदान और मरुस्थल किसके उदाहरण हैं। तो ये वायोम के उदाहरण है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था उन विषम पोषणजों को क्या कहते हैं जो डेट्रिटस के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन था, ये शब्द, ये जो डेट्रिटस और ये जो थे वो चेंज थे, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछा था। फिर एक क्वेश्चन था आपका पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर एक क्वेश्चन था आपका गठिया रोग से संबंधित। 1 से 2 क्वेश्चन थे आपके PSLV GSLV से संबंधित। और एक क्वेश्चन था एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे। तो इससे संबंधित एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो ये रहे पर्यावरण के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के क्वेश्चन। तो बाल विकास में पूछा गया था पहला क्वेश्चन रचनात्मक विकास से, दूसरा क्वेश्चन स्टर्नबर्ग के विचार से। स्टर्नबर्ग का विचार आपको पढ़ के ही जाना है। बुद्धि के स्टर्नबर्ग का बुद्धि के घटक जो हैं 3 घटक आपके विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यावहारिक। तो इसका डिटेल पूरा पढ़ के जाना है। एक फ्रॉयड का पूछा था, फ्रॉयड के चेतन के विषय में कितनी अवस्थाएं बताई है फ्रॉयड ने। तो जो 3 अवस्थाएं हैं आपके चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो ये टॉपिक तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पुनर्वलन से संबंधित अनुक्रिया संबंधी प्रश्न, जिसमें आंशिक पुनर्वलन, अंतराल पुनर्वलन या अनुपात पुनर्वलन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वृद्धि एवं विकास संबंधी प्रश्न पूछे गए थे, तर्क पर आधारित थे वो। फिर क्रियात्मक कौशल को पहचानने संबंधी एक क्वेश्चन था। कई सारे चारों ऑप्शन थे, उसमें आपको पहचानना था कि कौन सा क्रियात्मक कौशल है। फिर किलपैट्रिक ने कितने प्रकार की परियोजना दी परियोजना विधि में। तो ये पूछा था किलपैट्रिक। फिर नेक्स्ट था अभिप्रेरणा संबंधी क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था सकारात्मक अभिप्रेरणा के उदाहरण दे दिया गया था। पूछा गया था क्या ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है या नकारात्मक अभिप्रेरणा। फिर जीन पियाजे की अवस्था के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था। तो जीन पियाजे की जो अवस्था है वो आपको पढ़ के जानी है, जो आपका ये। नेक्स्ट सात्मीकरण, व्यवस्थापन, साम्यधारण या समायोजन, ये वर्ड आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, आखिर ये वर्ड इनका मीनिंग क्या है। फिर एक आया था कोहलवर के नैतिक विकास की तुलना किसके विकास के सिद्धांत से की गई थी, ये की गई है। तो ये आपको तैयार करना है, कोहलवर का पूरा पढ़ के जाना है, नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है शैक्षिक निहितार्थ संबंधी क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर आपका अगला प्रश्न था अभिसारी अपसारी चिंतन से उदाहरण दे दिया गया था और पूछा गया था क्या ये अभिसारी प्रकार का चिंतन है। अपसारी प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये दोनों ही आपको अच्छे से तैयार करनी है, चिंतन, अभिसारी और अपसारी। फिर सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपका दृष्टिकोण का एक क्वेश्चन था। फिर कथन 1 और कथन 2 संबंधी प्रश्न पूछे गए थे 2। जैसे मान लीजिए कथन 1 दे देगा और 2 दे देगा, ऑप्शन में रहेगा क्या कथन 1 सही है या कथन 2 सही है, क्या कथन 1 सत्य है और दूसरा उसका सही निष्कर्ष है। तो ऐसा ऑप्शन रहेगा। एक क्वेश्चन था आनुवांशिकता से संबंधित, आनुवांशिकता किस पर निर्भर करता है। फिर एक क्वेश्चन था विद्यालय में
बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, और कक्षा में शिक्षकों का प्रश्नोत्तरी करने का क्या महत्व है, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो ये रहे पूरे सब्जेक्ट अर्थात 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चनों की एनालिसिस। ऐसे प्रश्न आए थे 11 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, और आगे भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 10 तारीख को पहले और दूसरे शिफ्ट में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो आगे जिनका भी एग्ज़ाम है ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें और 1 से 2 बार देख लें और इन टॉपिक को तैयार भी कर लें। बाकी हम आगे अगली तारीख का एनालिसिस ज़रूर करवाएंगे और अपलोड करेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।